Welcome to Rob Fact classes. In this class, I will continue previous lecture related to data structure. लास्ट हमने 2D एरे तक किया था. तो हाउ टू इनिशियलाइज 2D एरे, हाउ टू इनिशियलाइज 2D एरे. Data type, array name, size, row, max column, equal to, just example 0, 5, 2, 3. You can initialize like this, or you can initialize this way: 0 comma 5 in separate curly braces, then comma again 2 comma 3. There are two ways you can initialize 2D array. Now next, how to access data in 2D array. How to access data in 2D array. As like 1D array, elements of 2D array can be random accessed. We can store value at any cell by using int a, int x is equal to a I j. Here I represent two rows, number of rows, and j represent to number of columns. And you should be keep in mind that here we use nested loop. Most of all we use for loop. नेस्टेड लूप कौन सी यूज करते हैं? ज़्यादातर हम फोर लूप यूज करते हैं एरे के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस. आपको ये कर ली जो ये सेमीकोलन के सिंबल्स है फोर लूप के अंदर डालने, बाहर नहीं डालना. फिर अगेन फोर लूप यूज होएगी. इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस. एंड फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट a i j इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे एरे की फॉर्म में एंड इक्वल टू 0. तो ये एक तरह से आपने क्या वैल्यू दी है? आई जे. फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी 0 0 इंडेक्स के लिए आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या इनिशियलाइज की है? 0 इनिशियलाइज की हुई है. मतलब स्टार्टिंग में मतलब जो आपकी वैल्यूज होएगी इसकी आपने इनिशियलाइज क्या किया? उसको 0 रखा हुआ है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग 2D एरे टू 1D एरे. हाउ टू मैप 2D array to
1D एरे, कि कैसे आप 2D एरे को 1D एरे में मैप करोगे। 2D एरे को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 1D एरे में मैप करेंगे। जो साइज होगा, साइज ऑफ 2D एरे, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, लेट अस टेक let's take a 2 by 2D array and map it to 1D array। कैसे करोगे, 2 by 2, 2 rows 2 columns, 0 index 1 index, 0 index 1 index, this is row, this is row, column column। 0 को 0 के साथ, यहाँ पर 0 0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0 1 की आएगी, यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉलम इंडेक्स, और ये हमारा क्या है, रो इंडेक्स। नाउ मेमोरी एलोकेशन टू 2D एरे। अब मेमोरी एलोकेशन कैसी होती है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2D एरे, 2D एरे की मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज रो मेजर और सेकंड टेक्निक है कॉलम मेजर। अब जो रो मेजर है उसमें सभी के सभी रोज जो है 2D एरे की, उनको मेमोरी में कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, 3 by 3 मैट्रिक्स को। जब फर्स्ट रो एरे की मेमोरी में स्टोर होगी कंप्लीटली, तो ही सेकेंड रो एरे की स्टोर होगी, फिर आगे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, रो मेजर order, just example, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो पहले फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, फिर सेकेंड रो, देन थर्ड रो। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा। ठीक है जी। और रैंडम एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए रो मेजर एलिमेंट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, एड्रेस AIJ इक्वल टू बेस एड्रेस, आपको पता होना चाहिए,
प्लस आई मल्टीप्लाई एन प्लस जे, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, साइज के साथ। अब यहाँ पर आई क्या है, रोज है, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जे क्या है, कॉलम है, और साइज क्या है, ये इंटीजर फॉर्म में वैल्यू जा रही है या आपकी फ्लोट में जा रही है, उसका साइज क्या है डेटा टाइप का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कॉलम मेजर ऑर्डर। जो कॉलम मेजर ऑर्डर है इसमें क्या होगा, पहले फर्स्ट कॉलम को लेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, पहले फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, मतलब 0,0 1,0 2,0, फिर आएगा 0,1, फिर आएगा 1,1 2,1, देन फिर 30, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर 0 1 2 0 1 2, पहले आएगा हमारे पास 0 0, फिर आएगा हमारे पास 1 0, फिर 2 0, ठीक है, फिर आएगा 0 1 1 1 2 1, हो गया। अब आएगा 0,2, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 2,2, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका अगर एड्रेस, इस मेथड में एड्रेस फाइंड करना हो तो एड्रेस ऑफ Aij इक्वल टू बेस आएगा I मल्टीप्लाई एम, सॉरी J मल्टीप्लाई M ब्रैकेट क्लोज प्लस I, फिर मल्टीप्लाई करना सभी को साइज के साथ, और उसमें प्लस करना है बेस एड्रेस। पहले हमने रो को मल्टीप्लाई किया था, अब हम किसको करेंगे, अगर आई को मल्टीप्लाई किया था, अब हमने कॉलम वाले वेरिएबल को लेना है और रो के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यूज आप ले रहे हो कॉलम में, आपने यहाँ पर जे वाला लेना है। जे किसके लिए यूज किया गया था, कॉलम के लिए, और प्रीवियस में हमने क्या किया था, यहाँ पर एन, एन किसके लिए, कॉलम के लिए, और ये किसके लिए, रो के लिए। कॉलम मल्टीप्लाई रो वाइज हाउ मैनी रोज, वो यहाँ पर आएगा, और इसमें हाउ मैनी कॉलम्स वो यहाँ पर लिखोगे। तो इस तरह आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ रैंडम एलिमेंट निकल आएगा। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं एरे की, एप्लीकेशंस ऑफ एरेस। अब इसमें क्या कहता है कि ये एक ऑक्सिलरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है अदर डेटा स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड, बाइनरी ट्री का जो डेटा एलिमेंट्स होता है वो एरेज में ही स्टोर किया जा सकता है,
और ये मैट्रिसेस की स्टोरेज में भी यूज़फुल है। एरे स्टोर करता है लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स को जो सेम डेटा टाइप के साथ बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ एरे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम of insert and extract min in an implementation of a priority queue using an unsorted array. Assume that all insertions can be accommodated. अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछा उसने? कहता कि बट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट एंड एक्सट्रैक्ट मिन। एक इम्प्लीमेंटेशन की गई है प्रायोरिटी क्यू की अनसॉर्टेड एरे को यूज करके। सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड एरे है। और एज्यूम करना है जितनी इंसर्शन है वो एकमोडेट है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास थीटा, बिग थीटा ऑफ 1 फॉर इंसर्शन एंड बिग थीटा ऑफ n फॉर एक्सट्रैक्शन। तो ये इसका आंसर है। इंसर्शन जो है इसमें कांस्टेंट टाइम लेगा इसलिए 1 है। और एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट मिन जो है वो लीनियर सर्च को यूज करेगा एरे एज ए एरे जो कि अनसॉर्टेड है, इसलिए बिग बिग थीटा ऑफ n यहाँ पर लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are true? Just a minute. Statements are true. ऑप्शन है इंसर्शन 0 of 1, डिलीशन सॉरी 0 कह रही हूँ, बिग ओ नोटेशन 1, बिग ओ नोटेशन 1, मैक्सिमम बिग ओ नोटेशन 1, मिनिमम बिग ओ नोटेशन 1।
सेकेंड पार्ट के ऑप्शन हमें गिवन है इंसर्शन बिग ओ नोटेशन 1, डिलीशन बिग ओ नोटेशन 1, और मैक्सिमम बिग ओ नोटेशन n, मिनिमम बिग ओ नोटेशन n। ऐसे हमारे पास सी डी की ऑप्शंस गिवन है। सी में बिग ओ नोटेशन n, बिग ओ नोटेशन n, बिग ओ नोटेशन 1, बिग ओ नोटेशन 1, ऐसे डी की दी हुई है। बिग ओ नोटेशन n, बिग ओ नोटेशन n, बिग ओ नोटेशन क्या था, बिग ओ नोटेशन n, और फोर्थ भी हमारा बिग ओ नोटेशन n था। पर एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंप्यूटेशन टाइम इन, टाइम कंप्यूटेशन टाइम बताना है आपने, इन इंसर्शन डिलीशन फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स इन ए सॉर्टेड एरे। अगर आपका एरे सॉर्टेड है और उसमें आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताना है तो कैसे बताओगे। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो सॉर्टेड एरे है उसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है एक स्पेसिफिक प्लेस और नोड पर होएगी, और जो मैक्स और मिनिमम वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वाले पॉइंट में लास्ट में एलिमेंट होगा और मिनिमम वाले केस में फर्स्ट नोड होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग है। थर्ड के अकॉर्डिंग एन का मतलब ये हुआ कि इंसर्शन लीनियर बेस पर हो रहा है, डिलीशन भी लीनियर बेस पर हो रही है, और जो मैक्सिमम है वो कांस्टेंट है और मिनिमम भी कांस्टेंट है, इसलिए मैक्स और मिन 1 1 है और इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ नोटेशन n है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the second smallest of n elements can be found with comparisons in worst case, ऑप्शन गिवन है n प्लस seal of log n -2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है n-1, थर्ड ऑप्शन गिवन है log n और फोर्थ ऑप्शन गिवन है 3n/1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से कौन सा सही है। वर्स्ट केस में अगर कंपैरिजन फाउंड किया गया हो तो n एलिमेंट का सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। क्या कहते, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज़ करेंगे हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं n-1 से, n-1 कंपैरिजन करके।
Now we have found the minimum element binary tree is stored. So we find the second smallest element by traversing the same path. So it is just before the smallest element, which will take n plus log n minus 2 comparisons. So that's why A is the correct answer. Now next topic, stack. स्टैक क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कौन सा मेथड यूज होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है स्टैक, जिसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट और डिलीट हम ऑन वन एंड ऑफ द लिस्ट टॉप से ही करते हैं। ये हमारा स्टैक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालना चाहती हूँ, इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो इसी प्लेस से होंगे। और अगर इसमें से कुछ कोई वैल्यू डिलीट करना चाहती हूँ, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? पोजीशन को टॉप ठीक है, क्या कहते हैं? इन ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल वेयर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड ऑन वन एंड ऑफ द लिस्ट कॉल्ड ए टॉप। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे, अगर मुझे ये नंबर की बुक चाहिए तो मुझे ये पहले दो उठानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तभी मैं इसमें इसको ले सकती हूँ। तो हम ये कहते हैं बुक्स होगी, प्लेट्स हो गया, मनी वगैरह, उनको एक जब हमने इंसर्ट करना है तो भी टॉप से करना है, अगर हमने डिलीट करना है तो भी हमने टॉप से ही करना है। उसको हम स्टैक कहते हैं। और जब डेटा इंसर्ट किया जाता है उसको पुश बोलते हैं। जब डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम पॉप कहते हैं करना, एलिमेंट को स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। अब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं स्टैक के ऊपर? ऑपरेशंस ऑन स्टैक। फर्स्ट पॉप फंक्शन, सेकेंड पुश फंक्शन, थर्ड इज एम्प्टी फंक्शन, फोर्थ इज फुल फंक्शन, फिफ्थ पीक फंक्शन, सिक्स्थ काउंट फंक्शन, नेक्स्ट है चेंज फंक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्ले फंक्शन। पॉप का आपको पता, पुश का पता लग गया होगा। जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं उसको पुश करना कहते हैं, जब वैल्यू निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉप। और इज एम्प्टी का मतलब ये चेक करना कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल का फंक्शन तब यूज किया था ये चेक करना कि स्टैक भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। पीक फंक्शन का मतलब है ये डिसाइड करता है गिवन पोजीशन पर वो एलिमेंट पर्टिकुलर है या नहीं। काउंट फंक्शन हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अवेलेबल है स्टैक के अंदर उसको काउंट करके बताता है। चेंज फंक्शन हमें गिवन पोजीशन पर कोई एलिमेंट अगर चेंज करना चाहते हो तो वी कैन यूज चेंज फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सबको
प्रिंट करवाने का काम, प्रिंट करते हैं तो डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, फर्स्ट सिस्टम बैलेंसिंग, सेकंड है रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना चाहते हो, अनडू और रीडू। नेक्स्ट है रिकर्शन, एंड नेक्स्ट है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, एंड नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट है बैक ट्रैकिंग। तो ये सारी इसकी क्या है, एप्लीकेशन है स्टैक की। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। एक्सप्रेशन कन्वर्जन क्या है? एक लीगल कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड्स और ऑपरेशन का। एक्सप्रेशन कंसिस्ट कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट्स, वेरिएबल, सिंबल्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ऑपरेटर्स वगैरह आते हैं, पैरेंथेसिस आते हैं। 3 टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। एक्सप्रेशन 3 टाइप के हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। अब इनफिक्स जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा? x प्लस वाई, दिस इज इनफिक्स ऑपरेशन। प्रीफिक्स में क्या होगा? प्लस एक्स वाई। पोस्ट फिक्स में एक्स वाई प्लस। इस वे से हम तीनों एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। और इनफिक्स जो प्रीफिक्स है इसको हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? पॉलिश नोटेशन। पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सॉल्व इनफिक्स एक्सप्रेशंस। फर्स्ट आ गया इनफिक्स एक्सप्रेशन, नेक्स्ट है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, नेक्स्ट है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जो इनफिक्स है उसमें अगर पैराथेसिस गिवन है तो पहले राउंड, फिर कर्ली ब्रेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी। अगर एक्सपोनेंट्स गिवन है तो वो होगा। देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन पहले फिर डिवीज़न होगी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। प्रीफिक्स के केस में अब इसके ना ऐसे करते हैं, पहले एक इनफिक्स को क्लियर करते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बाद में। अब इनफिक्स में फॉर एग्जांपल अगर तो 2+3 दिया 5, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 1 ऑपरेटर गिवन है, हाउ टू सॉल्व दिस, तो ऐसे केस में
जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 गिवन है, तो पहले ये वाला सिंबल सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ। तो 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 1, तो इसको सॉल्व किया 16, ऐसे आंसर आएगा। अगर मान लो आपके पास ये ऐसे वैल्यू गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज -1। तो सबसे पहले क्या करोगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 5 टू ज़ा 10। देन नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सॉल्व करोगे, 19, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, क्या आएगा 18 आंसर। ठीक है, अब माइंड में रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू पैरेंथेसिस, देन नेक्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू एक्सपोनेंट, देन नेक्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स कि इन फिक्स में क्या आएगा, पहले पैरेंथेसिस को कंसीडर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट नंबर पर एक्सपोनेंट अगर कोई दिया है उसको लिया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को लिया जाएगा, और फोर्थ नंबर पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लिया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम एक और एग्जांपल है, मान लो आपके पास 3 पावर 2 पावर 2। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, अगर बोथ ऑपरेटर्स आइदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो अवेलेबल है आपके एक्सप्रेशन में, देन फॉलो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट को आपने यहाँ पर फॉलो करना है। तो 3 की पावर, इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आया 4, तो आपने 3 की पावर 4 को सॉल्व करके जितना आएगा वो लिख लेना, जैसे 81 आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3, क्या आएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होएगी 6, फिर डिवाइड बाई 3 करके 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम इन द ऑर्डर से ही सॉल्व करेंगे, जो कि लेफ़्ट टू राइट होंगे, कोई पैराथेसिस की ज़रूरत नहीं है, और देयर आर नो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स, एसोसिएटेड रूल्स अप्लाइड। टू सॉल्व यूजिंग स्टैक वी पुश द ऑपरेटर operands in the stack, and when we counter any operator then pop the corresponding operands from the stack। मतलब 2 3 4 मल्टीप्लाई प्लस, अगर आपको पोस्ट फिक्स गिवन है और इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक मेथड के हिसाब से चलना है। 2 पुश किया, 3 पुश किया, 4 पुश किया, फिर क्या आया मल्टीप्लाई, तो लास्ट 2 को कंसीडर किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या आया अपने नेक्स्ट, फिर कौन सा ऑपरेटर, प्लस, दोनों को क्या किया प्लस किया, और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये मेथड अडॉप्ट करना है आपने। इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब आप कन्वर्ट करते हो पोस्ट फिक्स में तो कैसे करना है उसको, आपके पास फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ये हमारा इनफिक्स गिवन है। ठीक है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स। तो इस केस में पहले क्या करोगे, ए
ए, पहले आपने यहाँ पर थोड़ा सा दूरी दूरी बनाकर ऐसे बी सी डी, ये पैराथेसिस तक की वेरिएबल्स लिख लिए। अब इन दोनों से बाहर पहले क्या सॉल्व करना है आपने, पैराथेसिस। तो पैराथेसिस को सॉल्व किया, यहाँ पर पहले क्या बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर ई बाहर है, उसका प्लस आगे चला जाएगा। मतलब ये है, कैसे सॉल्व किया, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डी को रखा, इसको आगे लेगी। नेक्स्ट स्टेप में ए मल्टीप्लाई बी सी डी को एक साथ किया, मल्टीप्लाई के बाद प्लस का साइन आ गया। फिर पैरेंथेसिस को खोला, ए बी सी डी किया, मल्टीप्लाई प्लस, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया, फिर प्लस ई था। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में ए बी सी डी मल्टीप्लाई प्लस ई इधर आ गया और मल्टीप्लाई लास्ट में चला गया। तो इस तरह आपने क्या किया, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट है प्रीफिक्स। हाउ टू सॉल्व प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के केस में आपके पास जैसे प्रीफिक्स में गिवन है इवेलुएट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स में क्या होगा, सारा जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर 2, 2 डिवाइड, 16, 8, 5, ये हमारे प्रीफिक्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, we cannot put operators to stack, so reverse the expression and then solve the same way as we do in postfix। तो फर्स्ट हम इसको शुरू कहाँ से करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। पहले 5 इंसर्ट किया, फिर 8 कर दिया इंसर्ट, फिर क्या किया इंसर्ट 16, देन क्या आया डिवाइड का साइन। तो क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या आ गया 2, फिर दोबारा 2, फिर दोबारा 2। अब कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा हमारे पास 2 और 4। फिर नेक्स्ट सिंबल क्या है, माइनस, इन दोनों को माइनस किया, 5, यहाँ पर 2 आ गया, और नेक्स्ट क्या प्लस, तो यहाँ पर क्या किया इसको प्लस। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 7। ये हमारा प्रीफिक्स है जिसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन है अब कन्वर्ट इन फिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी ओ डिवाइड बाई डी प्लस ई, ये इन फिक्स है, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, इसका साइन आगे लेकर आए, ए भी यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद ये या ऐसे लिख दिया इसको, माइनस सी डिवाइड बाई डी प्लस ई। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, डिवाइड का साइन आगे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाला साइन इन दोनों ब्रैकेट्स के आगे आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ई। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला साइन है तो ये प्लस माइनस के आगे आ गया। अब सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, ये ऐसे आपका कन्वर्ट हो गया इन फिक्स से प्रीफिक्स में। एक और क्वेश्चन करते हैं।
जिसमें इन फिक्स को प्री फिक्स में कन्वर्ट करना है। ए प्लस बी डिवाइड सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, इसको सॉल्व, प्लस आगे आ गया, ए बी पीछे हो गया, फिर डिवाइड सी मल्टीप्लाई डी ई। अब इन दोनों को, इनको लिया तो ये डिवाइड, ये वाला साइन आगे आ गया, प्लस ए बी और सी हो गया, मल्टीप्लाई डी ई आ गया। अब इनको ले लिया तो मल्टीप्लाई का साइन आगे आ गया, ए बी सी डी ई माइनस में आ गया। फिर अब इनको सॉल्व किया, माइनस आगे आ गया, प्लस ए बी सी डी ई। तो इस तरह आपने सारा इन फिक्स से प्री फिक्स में कन्वर्जन कर ली। जो प्री फिक्स होता है वो किसका रिवर्स होता है, पोस्ट फिक्स का। ये आपने माइंड में रखना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। 6 2 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 4 2 मल्टीप्लाई प्लस 6 और 8 देन मल्टीप्लाई माइनस। अब इसमें कहता है क्या, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स, टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर सेकंड स्टार इज अवेलेबल, इवेलुएट। अब देखना है सेकंड स्टार किसके बाद आता है, कौन से 2 टॉप एलिमेंट्स के बाद। पहले 6 लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 लिया, फिर स्टार आ गया, तो एक्सट्रैक्ट किया इसको, यहाँ पर आ गया 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंबल डिवाइड का आया, दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर 4, फिर क्या है 2, फिर आ गया सेकंड स्टार, तो पहले 2 आया बाहर, फिर 4 आया। कहाँ मिस्टेक हो गई हमारे से, जस्ट अ मिनट। पहले 6 फिर 2 फिर 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, सही है। फिर 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 आ गया। फिर उसके बाद 4 लिया, 2 लिया, सॉरी 4 2 ज़ा 8 होता है, मल्टीप्लाई करना था हमने, 4 2 ज़ा यहाँ पर 8 आ गया, यानी कि 1 और 8, पहले 8 आएगा फिर 1, तो 8 और कोमा 1 ये हमारे आंसर में आएंगे। नाउ नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इनको हमने स्टैक में पुश करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो पुश करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। पहले क्या आएगा, पहले आएगा जी, फिर आएगा एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर क्या आया ए। अब क्या कहता है, कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम जी करो, स्टैक इज पॉप्ड 5 टाइम्स। अब वो कह रहा है कि स्टैक इज पॉप्ड 5 टाइम्स एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू ए क्यू। आप यहाँ से 5 एलिमेंट्स निकालने हैं अपने, ये निकल गया यहाँ पर, पहले आया ए, फिर बी सी डी ई, निकल आए 5 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद 2 एलिमेंट्स डिलीट करने क्यू में से, तो
2 एलिमेंट्स डिलीट हो गए। फिर कहता है कि पुश बैक इनटू स्टैक। तो पहले ए को डिलीट किया, तो ये हम न्यू स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रह गया था जी और एफ। ए को इंसर्ट किया, फिर हमने बी को इंसर्ट किया। उसके बाद कहता है नाउ 1 एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। अब इसमें से एक पॉप कर लिया बी को, तो कहता है पॉप्ड आइटम कौन सी, बी आई है, तो आंसर क्या है हमारा बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीफिक्स। हमारे पास गिवन है एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई +3 +3 एक्सपोनेंट का पावर 3 +333। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व कैसे करोगे इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने। स्टैक में रखो, पहले क्या है मल्टीप्लाई फिर प्लस। अगर मल्टीप्लाई प्लस पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा 3, फिर प्लस, फिर 3, फिर एक्स, फिर 3, फिर उसके बाद अगेन +3, फिर 3, फिर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब लास्ट 2 को लिया, 3 3, एक मिनट, 3 को लिया, फिर 3 लिया, थ्री लिखा, नेक्स्ट 3, फिर 3। अब इसके ऊपर पुश प्लस सेपरेटर इम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास 3 6 हो गया, 3 6। फिर उसके बाद अगेन 3 लिया, इनके ऊपर एक मिनट मैं दोबारा समझाती हूँ। एक मिनट दोबारा समझाती हूँ। हम दूसरी तरह ही करते हैं। पहले आएगा मल्टीप्लाई +3 ये पावर की पावर है ये। उसके बाद अब क्या किया यहाँ पर हमने, इनको कैसे सोल्व किया, इन दोनों के ऊपर ये वाला प्लस ऑपरेटर लगा दिया, तो कितना आया सॉल्व करके 6 बना, 3 3 6
और 3 लास्ट वाला एज इट आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसे इन दोनों के ऊपर ऑपरेटर लगा दिया, तो ये 3 की पावर 6 आया, तो कितना आया 7293 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेटर लगा दिया, तो ये बन गया 732। फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेटर लगा 5735। अब इन दोनों के ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगा मल्टीप्लाई, 15 3 3 इज द 9 + 1 10 7 21 + 22। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर ये हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? कौन सी एप्लीकेशन इनहेरेंट स्टैक की नहीं होती है? जॉब शेड्यूलिंग। आपको याद रखना है कि जॉब शेड्यूलिंग इज नॉट inherent application of stack। ये पॉइंट माइंड में रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए स्टैक ऑफ साइज। स्टैक का साइज है 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का साइज का स्टैक है हमारा। अब इसमें क्या कहता है? पुश ए पुश कर दिया, फिर कहता है पुश पॉप फंक्शन अप्लाई कर दिया, फिर ए को निकाल भी दिया। फिर कहता है पुश बी, फिर द्वारा यहाँ पर इसकी जगह पर फिर मैंने बी पुश किया, फिर सी पुश कर दिया, फिर उसने बोला पॉप, तो पॉप किया, सी बाहर आ गया। फिर कहता है पुश करो डी को पुश कर दिया। फिर कहता है पॉप फंक्शन लगाया, डी 2 टाइम लगाने के लिए बोला, तो बी भी बाहर आ गया। फिर उसने बोला पुश ई को पुश कर दिया। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अंडरफ्लो अकर्स, स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म स्मूथली, ओवरफ्लो अकर्स, नन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर आंसर आएगा स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड स्मूथली, क्योंकि स्मूथली परफॉर्म हो गया ना सारे ऑपरेशन। क्वेश्चन में उसने पहले बोला था पुश ए, फिर कहता था पॉप फंक्शन लगाओ, फिर कहता पुश बी, पुश सी, फिर उसके बाद उसने बोला पॉप फंक्शन अप्लाई करो, फिर कहता पुश डी, एंड फिर 2 टाइम पॉप फंक्शन अप्लाई करने के लिए बोल दिया उसने। फिर लास्ट में उसने बोला पुश ई। तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्मूथली वर्क परफॉर्म कर दिया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है क्यू। Q is referred to as first in, first out. First in, first out. First in, first out लिस्ट। एक क्यू एक ऑर्डर लिस्ट है जो इंसर्ट ऑपरेशन को एनेबल करती है, और जो
परफॉर्म होती है वन एंड पर, जिसे रेयर बोलते हैं, और डिलीट कर ऑपरेशन परफॉर्म करती है उसको डी क्यू बोलते हैं, और ये अनदर एंड पर परफॉर्म होती है उसको फ्रंट बोलते हैं। अब ये हमारी एक क्यू है, ठीक है जी। ये इसका फ्रंट है, ये इसका रियर पार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट पॉइंट है। और जो इसका फ्रंट है वहीं से क्या होगा, डी क्यू होगा, डी क्यू। मतलब आप कोई एलिमेंट अगर डिलीट करना चाहते हो तो आपका यहाँ से होगा। ये जो रियर और एंड पॉइंट है इसको हम एन क्यू बोलते हैं। मतलब यहाँ से आप इंसर्शन करोगे एलिमेंट को, इधर से इंसर्ट करते जाओगे, इधर से डिलीशन होगा। ये हमारी क्या है, एक क्यू है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है क्यू की क्या होगी, एवरेज, वर्स्ट केस और स्पेस में सिर्फ वर्स्ट केस है। ठीक है, ये स्पेस का है और ये दोनों टाइम से रिलेटेड है। अब केस अगर एक्सेस है, इंसर्ट, जो स्टैक हमने पीछे उसमें पढ़े थे एरे में, वही सेम यूज़ करने हैं। इंसर्शन पॉइंट है, डिलीशन पॉइंट है और सर्च। तो इस केस में एवरेज की केस में जो अगर एक्सेस है उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी थीटा ऑफ एन, बिग थीटा ऑफ एन। उसके बाद सर्च में भी थीटा ऑफ एन है, इंसर्शन में थीटा ऑफ वन है, डिलीशन में भी थीटा ऑफ वन है। और वर्स्ट केस में बिग ओ नोटेशन एन एक्सेस में, बिग ओ नोटेशन एन सर्च में, बिग ओ नोटेशन वन, बिग ओ नोटेशन वन इन इंसर्शन और डिलीशन के केस में। वर्स्ट स्पेस में क्या है, स्पेस वर्स्ट जो कम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में वो ओ बिग ओ नोटेशन एन है। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्यू। अब टाइप्स ऑफ क्यू में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट टाइप है लीनियर और सिंपल क्यू। सेकेंड टाइप है सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू। और थर्ड टाइप है प्रायोरिटी क्यू। फोर्थ है डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, तो ये हमारी फोर टाइप्स हैं। ना फर्स्ट टाइप, अब फर्स्ट टाइप में क्या कह रहा है कि लीनियर और सिंपल क्यू।
जो हमारा लीनियर और सिंपल क्यू है इसमें क्या होता है, लीनियर और सिंपल क्यू में सिंगल आपके पास ये ऐसे क्यू है, ठीक है। इसमें जैसे आप 5 0 3 1 6 आपने वैल्यू इंसर्ट की है, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फ्रंट और डी क्यू, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एन क्यू, क्योंकि इधर से वैल्यू इंसर्ट होएगी, इंसर्शन पॉइंट हो गया ये हमारा। और रियर पॉइंट ये हमारा डिलीशन पॉइंट है। अब क्या था, लीनियर और सिंपल क्यू में जो इंसर्शन है वो वन एंड पर की जाती है और डिलीशन दूसरे एंड से की जाती है। ये फीफो रूल को फिर फॉलो करता है। इंसर्शन जो है रियर से की जाती है और डिलीशन जो है फ्रंट से की जाती है। और ये इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है लीनियर क्यू का, कि ये बोथ इट विल शो ओवरफ्लो कंडीशन अगर, क्योंकि अगर रीड एंड जो है पॉइंटिंग टू लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, अगर जो रीड एंड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू को, तो इसका मतलब ये एक तरह से ओवरफ्लो कंडीशन को शो करेगा और ये इसका ड्रॉबैक है। सर्कुलर में क्या होता है, सेकंड हमारे पास क्या आया, सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में क्या है, ये भी सिंपल क्यू की तरह है, इसमें लास्ट एलिमेंट जो है क्यू का वो कनेक्टेड होता है फर्स्ट के साथ, ठीक है, रिंग की फॉर्म में होता है। इसको हम रिंग बफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिंग बफर। मतलब ये ऐसे एक दूसरे के साथ इसमें टू टू बॉक्सेस होंगे, टू टू लिंक लिस्ट बनी होंगी जस्ट ऐसे, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला जो है किसके साथ कनेक्टेड होगा, फर्स्ट के साथ। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर क्यू। इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू बोलते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिंपल जो क्यू है, जो सिंपल क्यू का ड्रॉबैक है उसको रिजॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर फ्री स्पेस अवेलेबल है सर्कुलर क्यू में तो न्यू एलिमेंट को हम फ्री स्पेस में प्लेस कर सकते हैं, सिंपली इंक्रीमेंटिंग वैल्यू ऑफ रियर। सो इट ऑफर्स बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो सर्कुलर क्यू हमें एक बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। नाउ थर्ड हमारे पास था टाइप प्रियोरिटी क्यू। अब प्रियोरिटी क्यू में क्या है, जैसे ये हमारे पास ले लो एक एग्जांपल, ये हमारी क्यू है, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट की हुई है। अब प्रियोरिटी क्यू में कहता है इस स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रियोरिटी, जहाँ पर हर एक एलिमेंट को एसोशिएट किया जाता है प्रियोरिटी के साथ, और उसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रियोरिटी के होंगे, तो हम उसके ऊपर फीफो मेथड यूज़ करेंगे, और एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले को डी क्यू किया जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, जैसे अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा तो ये 6 5 3 2 1 ऐसे आ गया। और इसको क्या दिया है, अगर इसको हाईएस्ट प्रियोरिटी गिवन है, इसको हाईएस्ट प्रियोरिटी दी है, तो इसको पहले क्या किया जाएगा, डी क्यू करेंगे। और डिक्रीजिंग प्रियोरिटी ऑर्डर इसको कहते हैं। जब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग प्रियोरिटी ऑर्डर। इधर से हम क्या करते जाएंगे, एन क्यू, और उधर से क्या करेंगे हम, डी क्यू। ये प्रियोरिटी क्यू है। इसमें इंसर्शन जो होता है वो क्यू में पहुंचने पर बेस्ड है, जहाँ पर डिलीशन अक्कर करता है प्रियोरिटी के बेसिस पर, और ये यूज़ किया जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, सीपीयू
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रायोरिटी क्यू को यूज़ किया जाता है। प्रायोरिटी क्यू को दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, या तो उसको असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में या फिर डिसेंडिंग प्रायोरिटी में। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। असेंडिंग में एलिमेंट्स जो है इंसर्ट होते हैं आर्बिट्री ऑर्डर में, लेकिन स्मॉलेस्ट जो है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, आर्बिट्री ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं, लेकिन हम लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी एलिमेंट की उसको पहले डिलीट करते हैं। उसको डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं। एंड लास्ट टाइप है हमारी डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू किसे कहते हैं हम? डबल एंडेड क्यू को हम डी क्यू भी बोलते हैं। इसमें इंसर्शन डिलीशन जो है दोनों क्यू के या तो फ्रंट या फिर रियर साइड से ही होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए पैलिड्रॉम चेकर के लिए। और ये अलो करता है इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन दोनों एंड्स के ऊपर, और ये दोनों ही स्टैक और क्यू में यूज़ किया जा सकता है। इसको हम स्टैक एंड क्यू दोनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसको हम अगर स्टैक की तरह कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर लिफो मेथड यूज़ होगा। इंसर्शन और डिलीशन के लिए दोनों ही परफॉर्म किए जाएंगे वन एंड पर। और डी क्यू डज नॉट फॉलो फीफो प्रिंसिपल बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म बोथ इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम एंड वन एंड। ठीक है, तो ये मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ एक बार। अब यहाँ से ये इसका फ्रंट है, ये इसका क्या है, रियर पॉइंट है। तो यहाँ से आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, यहीं से आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इधर से वैल्यू को इंसर्ट भी किया जा सकता है और इधर से वैल्यू को डिलीट भी किया जा सकता है। जब ये दोनों काम दोनों एंड्स पर हो सकते हो उसको डबल एंडेड क्यू बोलते हैं। और डी क्यू जो है आगे फर्दर टू टाइप्स की हैं। जो डी क्यू ये भी फर्दर टू टाइप्स की है। एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और सेकेंड है हमारी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। ठीक है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है, इसमें इंसर्शन ऑपरेशन को सिर्फ एक ही एंड के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि डिलीशन जो है उसको हम दोनों एंड्स पर कर सकते हैं। इनपुट वाले केस में क्या कहता है, जो इंसर्शन है, इंसर्शन ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा ओनली वन एंड डिलीशन बोथ साइड्स, बोथ एंड। बट आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड वाले केस में क्या होगा, इंसर्शन बोथ साइड हो जाएगा, बोथ एंड्स, बट डिलीशन वन एंड पर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन कौन कौन से इसके ऊपर परफॉर्म होते हैं, क्यू के ऊपर एन क्यू जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। सेकेंड ऑपरेशन डी क्यू जिसे हम डिलीशन कहते हैं। पीक ये वैल्यू रिटर्न करता है अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट किया जाता है बाय फ्रंट पॉइंटर के साथ इन ए क्यू बट डज नॉट डिलीट इट। उसको सिर्फ पॉइंट करता है, ये सिर्फ पॉइंट करेगा, डिलीट नहीं करेगा। इज फुल फंक्शन एंड इज एम्प्टी फंक्शन। फुल फंक्शन ये बताता है कि ओवरफ्लो फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो कंडीशन है, और इज एम्प्टी फंक्शन ये बताता है कि अंडरफ्लो कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन है, अंडरफ्लो
कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं क्यू की? एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है एरर्स को, इंटरप्शंस को हैंडल करने के लिए। प्रिंटर, सीपीयू, डिस्क, इसको हम यूज़ करते हैं वेटिंग लिस्ट में एक सिंगल शेयर्ड सोर्स के लिए, जैसे प्रिंटर, डिस्क, सीपीयू है। और MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, इनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको एज ए बफर भी यूज़ किया जाता है, एज ए बफर भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि एक क्यू कैन बी implemented using two stacks। स्टेटमेंट 2 ये कहती है ए स्टैक कैन बी implemented using two queues। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है क्यू को हम 2 स्टैक्स यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि स्टैक को 2 क्यूज को यूज करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बोथ करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिंक्ड लिस्ट के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू। If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. And don't be forget to subscribe my channel for next upcoming videos.